हेलो दोस्तों, आज हम लेके आए आपको साहित्य, हिंदी साहित्य के बारे में बताएंगे, इनके कालों के बारे में बताएंगे और एक एक काल करके हम स्टार्ट करेंगे। पहले हम आपको इसको बेसिक जानकारी देंगे और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, लाइक करें और अपने दोस्तों को भेजें। इसमें आपके लिए सुपर टेट, टेट और जो आपके अभी जूनियर एडिट का पेपर होने वाला है, ठीक है, उस सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है और सभी में साहित्य बहुत अच्छी तरह से पूछी जाती है, ठीक है। तो हम जूनियर एडिट को लेकर साथ में चलेंगे इसमें, ठीक है। बाकी बेसिक जो है आपका वो टेट, सुपर टेट में ही फंस जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे हिंदी साहित्य। सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, अलग अलग मतों के अनुसार हिंदी साहित्य के बारे में कुछ चीज़ें बताया गया है, ठीक है। राम कुमार वर्मा के अनुसार अगर पूछा जाता है कभी कभी, वैसे तो नॉर्मल अगर वे में पूछेगा तो 4 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 4 भागों में, ठीक है। लेकिन राम कुमार वर्मा के अनुसार इसको 5 में किया गया है। अगर आपसे पूछे कि हिंदी साहित्य में राम कुमार वर्मा, अगर राम कुमार वर्मा के अनुसार पूछता है तो ये 5 भागों में, इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, आपको 5 भाग उन्होंने कौन कौन से बताए थे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग बात करेंगे इन 4 कालों की, ठीक है। सबसे पहले बात आता है कि हिंदी साहित्य का जो काल है उसका नामकरण जो किया था, यानी 4 भागों में डिवाइड का काम किया था, वो किसने किया था? 4 भागों में डिवाइड का काम किसने किया था? तो आप किसे बताओगे? ग्रियर्सन ने किया था। किसने किया था? ग्रियर्सन ने, ठीक है। ध्यान रखना, ये आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। कितने भाग हैं इसके? तो 4 भाग हैं। पहले भाग की अगर हम लोग बात करें तो पहला भाग क्या कहलाता है? आपका आरंभिक काल कहलाता है। कौन कहलाएगा? आरंभिक काल। दूसरा, इसी को हम लोग कहते हैं वीरगाथा काल और इसी को कहते हैं अपभ्रंश काल। इसी को प्राचीन काल कहा जाता है। और ये कब से कब तक माना गया है? तो आप इसे बताएंगे कितना? 1050 से कितना? 1375 तक बोला गया है। क्या बोला गया है? 1050 से 1375, ये पहला काल माना गया है। इसे हम लोग आरंभिक काल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? आरंभिक काल भी कहते हैं, ठीक है। वीरगाथा काल किसने कहा है? इसे आरंभिक काल किसने कहा? अपभ्रंश काल किसने कहा? इसकी हम लोग आगे जानकारी देंगे आपको, जो बहुत काफ़ी अच्छी रहती है और आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब आता है दूसरा काल को क्या कहा गया? तो आप इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? भक्ति काल कहते हैं। क्या कहेंगे इसको हम? भक्ति काल। जो कब से कब तक माना गया? तो 1375 से कितना माना गया है? 1700 तक माना गया है। कितना? 1375 से 1700, ठीक है। अब भक्ति काल में भी हम लोग 2 काल पढ़ते हैं। इसमें आपका जो भक्ति राम काल है वो अलग पढ़ेंगे भक्ति काल में, ठीक है। और जो आपका सूफी संत वाला होता है वो अलग पढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान रखना। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग उत्तर मध्य काल की। इसे हम रीति काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रीति काल। ये तीसरा काल माना जाता है। तो कहाँ से कहाँ तक माना गया है? 1700 से 1719 तक माना गया है, ठीक है। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट और चौथी बात की करते हैं, ये आधुनिक काल है, ठीक है। इसे हम गद्य काल भी कहते हैं, ठीक है। इसमें भारतेंदु का सबसे ज़्यादा अलग रहा है। इसमें द्विवेदी युग है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी युग ने जो युग बनाया था वो, और 3-4 युग और हैं, वो हम लोग आगे से इसको आगे जब इसको पढ़ेंगे पूरी तरह से तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये तो इसकी बेसिक जानकारी रहती है। तो हिंदी साहित्य को अगर राम कुमार वर्मा के अनुसार पूछा जाएगा तो आप कितने बताओगे? 5, ठीक है। हिंदी साहित्य को बांटा किसने? सबसे पहले नामकरण किसने किया? तो ग्रियर्सन ने किया था। पहला काल कौन था? तो आदिकाल। दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा जो है वो आपका आधुनिक काल। जो हम लोग बेसिक रूप से पढ़ते हैं वो इन्हीं को पढ़ते हैं। पहला कितना था? 1050 से स्टार्ट हुआ। दूसरा कितना हुआ? 1375 से स्टार्ट हुआ। और चौथा जो हुआ वो कितना हुआ? 1700 से 19 तक हुआ है। और 1900 से अब तक जो माना गया वो हमारा क्या है? आधुनिक काल। इसी को हम नवनवीकरण काल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नवनवीकरण काल, ठीक है। इसी के अंदर इंक्लूड रहता है, वो आपको आगे बताएंगे हम लोग। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले आदिकाल की। किसकी बात करेंगे? आदिकाल। आदिकाल मतलब प्राचीन काल। आदिकाल का मतलब यहाँ पे हम लोग किसको पढ़ने वाले हैं? प्राचीन काल को सबसे पहले पढ़ने वाले हैं कि किस किसने इसको क्या क्या कहा है। तो देखिए, सबसे पहले आता है चारण काल, ठीक है। ये किसने कहा है? तो किसने कहा था इसे? ग्रियर्सन ने, जिन्होंने इसको डिवाइड किया था या नामकरण किया था, ठीक है। आदिकाल की भाषा पूछता है कि भाषा कौन सी थी? तो भाषा आप बता देंगे लैंग्वेज, कि आदिकाल में कौन सी भाषा जो सबसे प्रसिद्ध थी? तो आप बताएंगे डिंगल या पिंगल। कौन सी? डिंगल या पिंगल। ये भाषा आदिकाल की है। ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी। आपसे पूछ सकता है कि आदिकाल की, जरूरी नहीं कि रचना ही पूछता रहे, कभी कभी आपसे पूछ ले कि आदिकाल की भाई रचना, भाई भाषा बताओ कौन सी थी, तो आप कौन सा बताएंगे? डिंगल और पिंगल, ठीक है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। पूछता है कि आदिकाल में छंद, आदिकाल में क्या पूछ सकता है आपसे कि छंद कौन से थे? छंद सबसे प्रसिद्ध कौन सा था? तो आप कहोगे आल्हा, जिसे हम लोग वीर आला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आल्हा बोलेंगे या वीर आला। ये क्या है? आपका आदिकाल जो था उसका प्रमुख छंद था, ये आपसे पूछ सकता है, ठीक है। अब आता है पहला, किसी चारण काल किसने कहा? बता चुके हम आपको किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। वीरगाथा काल किसने कहा? आदिकाल को ही वीरगाथा काल किसने कहा? तो रामचंद्र शुक्ल होगा यहाँ पर, रामचंद्र शुक्ल ने कहा। किसने कहा? यही सबसे ज़्यादा चर्चित रहते हैं।
सबसे ज़्यादा अगर चर्चित की बात करेगा तो यही रहते हैं रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। इन्होंने जो आपका वीरगाथा काल है इसी में जो 14 आपकी रचनाएं हैं उनके बारे में बताया है कि ये सब क्या है, वीरगाथा है। अभी आगे हम चर्चा करेंगे इसी बात की, ठीक है। तो रामचंद्र शुक्ल ने ध्यान रखना क्या कहा उन्होंने, वीरगाथा काल। तो पूछा जाता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल कहने वाले कौन थे, तो आपको रामचंद्र शुक्ल थे, ठीक है। अगला बात करते हैं तो संधि या चाणक्य काल, ये संधि चाणक्य काल, चाणक्य काल तो कहा था कृष्ण ने, लेकिन संधि चाणक्य काल जो कहा गया था किसने कहा था, डॉक्टर राम कुमार ने कहा था। किसने कहा था, डॉक्टर राम कुमार ने। संधि यानी कि आदि काल को या प्रारंभिक काल को या प्राचीन काल को संधि चाणक्य काल किसने कहा था, तो आप किससे बता देंगे, डॉक्टर राम कुमार ने कहा था, ठीक है। इसी के लिए हम लोग बात करते हैं वीर काल। पूछेगा कि वीर काल, आदि काल को वीर काल किसने कहा था, क्या कहेगा, आदिकाल को वीरकाल किसने कहा था, तो आप बताएंगे किसने कहा था, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा था, ठीक है। आदिकाल को वीरकाल कहने वाले कौन व्यक्ति थे, तो आप किसे बताएंगे, जल्दी बताइए, बोलो किसे कहेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, ठीक है। अगली बात आता है कि सिद्ध सामंत काल किसने कहा, यानी कि आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने कहा था, तो आप ध्यान रखना ये किसने कहा था, तो राहुल सांकृत्यायन। किसने कहा था, राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। ध्यान रखना सिद्ध सामंत काल तो किसे कहा था, ये आदिकाल को, ठीक है। ये सब आदिकाल को किसने क्या कहा वही हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। अगली बात करते हैं, अगली आती है अपभ्रंश काल। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपसे पूछेगा कि अपभ्रंश काल, देखिए जो हमारी हिंदी है ना वो अपभ्रंश से ही निकल के आई है, ठीक है, किस निकल के आई है, अपभ्रंश। अब अपभ्रंश भी अलग अलग डिवाइड है, जो हम लोग इसको पढ़ाएंगे यहाँ पे आपको अपभ्रंश के लिए, तो आपको आराम से इसमें बता देंगे। अपभ्रंश में आता है सौरसेनी, तो हिंदी किसका पाठ माना जाता है, अपभ्रंश के सौरसेनी का पाठ माना जाता है, ठीक है। तो इसलिए पूछ सकता है कि आदिकाल को सौरसेनी यानी कि सॉरी आदिकाल को अपभ्रंश कहने वाले कौन थे, तो डॉक्टर बच्चन सिंह थे। कौन थे, डॉक्टर बच्चन सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आपको यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को हमेशा मिलेंगे, हर पेपरों में मिलते हैं, कहीं से भी क्वेश्चन रख सकता है। तो चाहे आपका टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, चाहे जूनियर एडेड हो, चाहे एसआई हो, सबसे ज़्यादा यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एसआई वाले बच्चे भी इस पर आराम से फोकस करें, ठीक है। देखिए अब बात आती है आरंभिक काल। आरंभिक काल अभी हमने आपको बताया था कि जो प्राचीन काल है यानी कि जो आदि काल है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आरंभिक काल बोलते हैं। तो अब ये किसने कहा था, इसको आरंभिक काल कहने वाले कौन थे, तो आप कहते हैं मिश्र बंधु। कौन थे, मिश्र बंधु। देखिए मिश्र बंधु में ना 3 लोग थे, ध्यान रखना, उन्हें मिश्र बंधु कहा जाता था। आगे हम मिश्र बंधु की जब रचना कराएंगे आपको तो वहाँ पे तीनों नाम आपको बता देंगे, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पे 3 लोग हैं, मिश्र बंधु कहलाते हैं, और उन्हीं लोगों ने क्या कहा था, जो आदि काल था उसको कह दिया था क्या, आरंभिक काल कह दिया था। क्या कह दिया था, आरंभिक काल। अब नेक्स्ट आता है कि आदि काल को आदि काल किसने कहा, देखो हमने कहा था आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ये, तो ध्यान रखना आदिकाल को यानी कि प्राचीन काल को कह सकता है कि आदिकाल किसने कहा था, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बात समझ में आ रही होगी यहाँ तक, ठीक है। बोलो आदिकाल को आदिकाल कहने वाले कौन थे, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, ठीक है। ये आपका आ चुका है क्वेश्चन। बीजपन काल किसको, आदिकाल को बीजपन काल किसने कहा, ये आपका 69,000 जो भर्ती हुई थी टेट की उसमें ये आ चुका है, ठीक है। ये बीजपन काल वाला, ठीक है, बीजपन काल किसने कहा था, तो आप ध्यान रखना किसने कहा था, महावीर प्रसाद। किसने कहा था, महावीर प्रसाद ने कहा था ऐसे। किसने कहा था, महावीर प्रसाद। तो बीजपन काल आदिकाल को कहने वाले कौन थे, तो महावीर प्रसाद थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बस ये सबसे पहले आप लोग एक साथ रिवीजन करिए। चारण काल का किसने कहा था, गिरीश्वर ने कहा था। आदिकाल की अगर भाषा पूछेगा तो आप किससे बताओगे, डिंगल और पिंगल इसकी आदिकाल की भाषा थी। छंद सबसे इंपॉर्टेंट उस टाइम पर कौन सा था, तो बीर आल्हा, ये लोग छंद जो था वो महत्वपूर्ण था। जो भी कवि थे यहाँ पर जो भी इस्तेमाल करेंगे रचनाएं, उनमें किसको डालते हैं, पहले छंद को डालते हैं। छंद मतलब आल्हा को डालते हैं। वीरगाथा काल आदिकाल को किसने कह दिया था, तो रामचंद्र शुक्ल ने कह दिया था, ठीक है। इन्होंने वीरगाथा के टाइम पर अलग अलग रचनाएं भी बताई थी, अभी उनकी हम बात करेंगे। रामचंद्र शुक्ल का विरोध भी करेंगे वो लोग, तो 2-3 लोग हैं जो उसका विरोध करते हैं, बोले ये गलत बता रहे हैं कि आदिकाल है ना उसे वीरगाथा काल नहीं कहा जाना चाहिए था। लेकिन एकमात्र ऐसे थे जिन्होंने कहा था, वो कौन थे, रामचंद्र शुक्ल थे। अकेले एकमात्र थे, वो कौन थे, रामचंद्र शुक्ल थे। इन्होंने क्या कहा था, वीरगाथा काल कह दिया था, किसको, आदिकाल को। लेकिन इनके बाद में क्या होता है, खंडन होता है, और खंडन के तौर पर वो लोग मना कर देते हैं कि इन्होंने जो रचनाएं बताई थी उन कहीं पर उन रचनाओं में किसी भी वीर रस का उल्लेख नहीं मिलता है। तो कभी कोई पूछता है कि रामचंद्र शुक्ल का जो विरोध किया था, ठीक है,
जो अवहेलना की थी, जो खंडन किया था, आलोचना की थी, वो किन लोगों ने की थी, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, आगे जाके हम लोग बात करेंगे इसी की, ठीक है। तो पहले यहाँ समझ लेते हैं। संधि चारण काल समझ में आ गया होगा, किसने, राम कुमार ने कहा था। वीर काल किसने कह दिया था, विश्वनाथ प्रसाद ने कह दिया था। और आपके सिद्ध सामंत काल किसने कह दिया, राहुल सांकृत्यायन ने कह दिया था। अपभ्रंश काल किसने कहा, इसे डॉक्टर बच्चन ने कहा था। आरंभिक काल किसने कहा, मिश्र बंधु ने कहा था। आदिकाल किसने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। और बीजुपन काल किसने कहा था, तो महावीर प्रसाद ने कहा था। आपको ये बात समझ में आ गई होगी, आदिकाल को इन नामों से किन किन लोगों ने पहचाना था, पुकारा था, तो वो आपके सामने है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, आदिकालीन साहित्य 3 भागों में बांटा गया था। कितने भागों में बांटा गया था, 3 भागों में। ये जूनियर एडिट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, जो हम लोग 3 भाग पढ़ने वाले हैं, ध्यान रखना। एसआई वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वो लोग बहुत ध्यान से समझ लें, ठीक है। टेट सुपर टेट वालों के लिए बेसिक जानकारी मिल जाती है और इसकी कुछ रचनाएं पूछ ली जाती हैं, लेकिन एसआई और एडिट वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। देखिए, पहला इसमें आता है सिद्ध साहित्य। पहला अगर पूछेगा कि आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है, बताओ आदिकालीन भाग को कितने भागों में बांटा गया है, तो आपको 3 भागों में बांटा गया है। पहला कौन बांटा गया था, तो सिद्ध साहित्य में। किसमें, सिद्ध साहित्य। देखिए, सिद्ध साहित्य जो है ना, वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। अगर आपसे पूछ ले कि पहला वाला है वो किससे संबंधित है, तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म से संबंधित है। बौद्ध धर्म तो जानते ही होंगे, गौतम बुद्ध ने क्या करा था, इसकी स्थापना की थी, बौद्ध धर्म लेके आए थे। तो अब आता है कि बौद्ध धर्म में किससे संबंधित है, तो उसमें शाखाएं थी, अलग अलग शाखाएं थी। तो ब्रजियान शाखा जो थी उससे संबंधित है ये, किससे, ब्रजियान। लेकिन इसको अपनाया कितने था, तो सिद्धि की जो सिद्ध साहित्य में जो सिद्धि है ना, सिद्धि, उसकी संख्या कितनी है, तो 84, यानी 84 लोग इसमें सम्मिलित हैं। कितने लोग हैं, 84 लोगों ने मिलकर, जैसे कोई हम लोग एनजीओ बना लेते हैं, संस्था बना लेते हैं, ऐसे ही इन्होंने क्या बनाया था, एक सिद्धि साहित्य बनाया था। क्या बनाया था, सिद्धि साहित्य। और उसमें कितने लोग हैं, तो आपको 84 लोग हैं। इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ सकता है सिद्धि की संख्या कितनी है, आदिकाल में सिद्धि की संख्या कितनी बताई गई है, तो आप बताएंगे 84। 84 में सबसे पहले जो कवि माने गए हैं, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो रहते हैं, वो कौन है, सरहप्पा हैं। कौन है, सरहप्पा। इनकी जो रचना है वो कौन है, दोहा कोश है। इनकी रचना का नाम क्या है, दोहा कोश। यही सिद्धि के सबसे प्रसिद्ध या प्रथम कौन माने गए हैं, कवि माने गए हैं। कौन माने गए हैं, कवि। यही हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पर कुछ लोग स्वाम्बू को बता देते हैं, बट ज़्यादा योगदान जो रहा है वो किसका रहा है, सरहप्पा का रहा है। इसलिए हिंदी साहित्य के जो प्रथम कवि माने गए हैं वो कौन माने गए हैं, सरहप्पा माने गए हैं, ठीक है। इसकी हम कौन कवि पहला रहा, कौन अंतिम रहा, कौन खड़ी बोली का रहा, इसकी चर्चाएं भी हम आगे जाके करेंगे। अभी यहाँ पर ज़्यादा चीज़ों को नहीं इंक्लूड करेंगे जिससे आप भ्रमित हो जाए, ठीक है। तो एक एक करके आप समझ चलते हैं। तो आप ध्यान रखना, सिद्धि साहित्य का अगर पहला कवि माना जाएगा कि प्रथम कवि कौन था जिन्होंने सबसे पहले, तो किन्हें बता दोगे आप, सरहप्पा। उसके कुछ और देख लेते हैं। ये आपके सवरपा हैं, सवरपा, इन्होंने चर्यापद लिखा था। चर्यापद जो है इनकी रचना भी है, और सरहप्पा ने भी एक पुस्तक भी लिखी थी इसी नाम से। क्या लिखी है, एक पुस्तक, कौन सी, चर्यापद। यहाँ हम लोग लिख के दिखा देते हैं आपको, चर्यापद। तो इनकी पुस्तक भी, लेकिन अगर रचना पूछेगा तो आप किसकी बताओगे, सवरपा की बताओगे। किसकी बताओगे, सवरपा। एक कल्यापन है, इन्होंने भी रचनाएं की थी, और अपनी रचनाओं में इन्होंने क्या करा है, सिद्धि साहित्य की जो संख्या है वो कितनी बताई थी, 74 बताई थी। कितनी बताई थी, 74। जो लुईस पा है, देखिए ये तो इसके मेन कवि हो गए। अब ये सिद्धि साहित्य में शिष्य भी रहे होंगे, बोलो यस या नो, है ना, क्या रहेंगे, शिष्य रहेंगे। तो अगर शिष्यों में पहला पूछेगा, कौन पूछेगा, प्रथम, कि सबसे शिरोमणि कौन थे। भाई शिष्य बहुत सारे होते हैं, पर उनमें भी क्या होता है, एक आपका क्या होता है, प्रसिद्ध होता है ना, सबसे अच्छा होता है कि हमारा स्टूडेंट क्या है, सबसे अच्छा है। तो उसमें सबसे प्रथम शिष्य जो माने गए हैं वो कौन माने गए, लुइप्पा माने गए हैं, ठीक है। शिष्यों में अगर सबसे पहले पूछेगा तो वो कौन है, लुइप्पा। ध्यान रखना, कौन, लुइप्पा। और लुइप्पा जो है उनके शिष्यों में से सबसे पहले माने गए हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने रचनाएं भी की थी, और ये ध्यान रखना प्रथम शिष्य माने गए हैं, ठीक है। ध्यान रखना, शिष्यों में सबसे तेज बताएंगे। भाई टोटल सिद्धि साहित्य में सिद्धि पूछी जाएंगी, तो उसमें पहले सिद्ध जो थे वो कौन थे, सरहप्पा, ठीक है। और अगर पूछेगा किसमें कि शिष्यों में सबसे प्रथम कौन थे, तो आप कौन होंगे, लुइप्पा थे, ठीक है। ध्यान रखना, ये डोम्बियप्पा और कोकोरिया, ठीक है, ये भी इसके क्या है, दोनों के इन्हीं के साथ के सारे क्या हैं, सिद्धि के हैं। कौन है, सिद्धि। डोम्पा ने जो लिखी थी वो डोम्पा गीतिका लिखी थी। क्या लिखी थी, डोम्पा गीतिका लिखी थी। और इन्होंने अक्षर द्विकोशिका योगचर्या लिखा था। क्या लिखा था, अक्षर द्विकोश उपदेश योग्य चर्या लिखा था। इनकी पुस्तक का नाम था, ध्यान रखना। तो ये दोनों याद रखना, ये बहुत बार आ चुकी है, जो डोम्बिक का गीतिका जो है वो कई बार आ चुकी, तो आप इसको ध्यान रखना, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये आपका क्या है, आदिकाल का
आदिकाल का पहला पार्ट हो गया इनकी सिद्धि साहित्य, जो किस शाखा से संबंधित है, ब्रजयान बौद्ध धर्म से संबंधित है। सिद्धि की संख्या कितनी बताई गई है, 84 बताई गई है, ठीक है। उसमें पहले जो माने गए वो कौन आया, सरहप्पा, जिनकी रचना कौन सी, दोहा कोश। इनकी पुस्तक ये लिखी थी चरपद, और इन्होंने उसी की रचना की थी चरपद की, ठीक है, ध्यान रखना। कारप्यन ने 74 सिद्धि बताए थे, सिद्धि साहित्य बताए हैं, ध्यान रखना। इन शीर्ष जो सबसे पहले पूछेगा, सिद्धि साहित्य का पहला शीर्ष कौन माना गया है, तो लुइप्पा माना गया है, ठीक है। और डोम्पिया जो है उन्होंने किस रचना की थी, डोमक गीतिका की रचना की थी, ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे दूसरी साहित्य की, ठीक है। दूसरा हमने बताया नाथ साहित्य, कौन आएगा, नाथ शास्त्र, ठीक है। पहला हमारा हो गया होगा क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा जो बात हमने समझाई है, ठीक है। तो नाथ शास्त्र की बात कर लेते हैं। इसके प्रवर्तक पूछेगा, कौन पूछेगा, प्रवर्तक, कि जो नाथ शास्त्र है उसके प्रवर्तक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो किसको माना गया, गोरखनाथ को माना गया है, जो नाथ साहित्य था, ठीक है। तो वो उसके प्रवर्तक कौन माने गए हैं, गोरखनाथ। इनके गुरु का नाम पूछता है, अभी आपके 69,000 में ये भी पूछा गया था और इस पर एक केस भी पड़ गया था और उसके बाद ये लोग जीत गए थे। तो इनके जो गुरु का नाम है वो कौन है, मत्स्य नाथ है, कौन है, मत्स्य नाथ, ठीक है। इनकी एक बात ध्यान रखना है कि जो नाथ शास्त्र था, ठीक है, उसमें क्या करा गया था, जैसे पहले वाला था आपका, कौन सा था पहला, आपको याद है, बताओ जल्दी फटाफट, पहला कौन सा था, पहला साहित्य कौन सा था जिसके प्रवर्तक कौन माने गए थे, पहला साहित्य किसको माना गया था, जल्दी बताइए फटाफट, पहला साहित्य, जल्दी बताओ, पहला साहित्य कौन था, जल्दी बताओ, पहला साहित्य का नाम बहुत जल्दी भूल जाते हो आप, जल्दी बताओ पहला साहित्य कौन सा था। देखिए दूसरा तीसरा तीन बताए थे हमने, दूसरा आपका नाथ साहित्य है, तीसरा जो है वो रासो साहित्य है। तो पहला कौन सा बताया था, पहला सिद्ध साहित्य था, कौन था, सिद्ध साहित्य, बहुत जल्दी भूलते हो आप लोग, ठीक है, ध्यान करो, कौन था पहला, सिद्धि साहित्य था। और सिद्धि साहित्य में टोटल कितने बताए गए थे, 84 सिद्धि बताए गए थे। उसमें पहले कौन थे, सरहप्पा थे, ठीक है, इस पर दोहा कोश लिखा था, ठीक है, कौन थे, 84, ध्यान रखना। इन लोगों ने किस पर ज़्यादा बल दिया था, तो योग पर दिया था, किस पे दिया था, योग पर, क्योंकि ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, किससे थे, बौद्ध धर्म से। और बौद्ध धर्म जो था वो किस पर ज़्यादा बल देता था, योग साधना पर, किस पे देता था, योग साधना पर। तो देखिए, और बौद्ध के किस उससे थे, तो ये ब्रजयान से थे, किसके थे, ब्रजयान के। लेकिन इसी का खंडन किया किसने, नाथ साहित्य ने, किसने किया था, नाथ साहित्य ने, जिसके प्रवक्ता गोरखनाथ थे। ये गुरु इनके कौन से, मत्स्य नाथ थे, ये ध्यान रखना आपको। इन्होंने क्या करा, जाति ऊंच नीच और वर्ण व्यवस्था का क्या किया था, विरोध किया था, साफ साफ विरोध किया कि कोई जाति नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई छुआछूत नहीं, कोई वर्ण नहीं, ठीक है। और उसको उन्होंने क्या कर दिया था, खंडन किया था। तो ये आपको ध्यान रखना, जबकि ऐसा नहीं है, बौद्ध धर्म वाले भी जाति प्रथा को क्या नहीं मानते थे, वो कोई भी किसी रह ले, कैसे भी रह ले, उससे कोई उन्हें समस्या नहीं आती थी। बट इन्होंने एक चीज जोड़ दी उसमें, उन्होंने योग साधना का उधर तो खंडन कर रहे हैं, लेकिन अपना क्या लेके आए हैं, हठ योग। इन्होंने, अगर पूछा जाता है कि नाथ शास्त्र, नाथ साहित्य थे, उन्होंने किस पर बल दिया था, तो आपको हठ योग पर दिया था। हठ योग मतलब योग करना ही करना है आपको, ठीक है। वहां पर योग कर भी सकते थे, और बौद्ध धर्म में अलग अलग जो अलग अलग साधना थी हम अलग अलग कर सकते थे, धम्म में जा सकते थे, बौद्ध में जा सकते थे, है ना, उसमें तो अलग अलग कर सकते थे। उन किताबों से भी साधना कर सकते हैं आप, मठ में जाकर भी कर सकते हैं। बौद्ध तो अब रहे नहीं, तो बौद्ध के शरण में तो आप नहीं जा सकते हैं। तो धम्म मतलब होता है धम्म में जाकर, मतलब कहाँ, मठों में जाकर, ठीक है, उस तरह से। तो इन्होंने ऐसा क्या कह दिया, बोले हठ योग, योग साधना तो आपको करनी है। ये बल दे दिया, किसने दे दिया, गोरखनाथ ने दे दिया, किसने दिया, गोरखनाथ ने। तो ये तो रहा आपका कौन, नाथ साहित्य। ये लोग ज्यादा ध्यान देते हैं इस बात पर, ध्यान रखें, यहां से क्वेश्चन आ चुका है, आप ध्यान रखेंगे। रासो साहित्य की बात कर लेते हैं। तीसरा जो है वो 3 भाग, आदिकाल को कितने भागों में बांटा गया था साहित्य के रूप में, 3 भागों में। कौन कौन सा आपका, पहला कौन सा था, सिद्धि साहित्य, जिसमें 24 सिद्धियों की बात की थी, कितनी, 84 की गई थी, ठीक है, 84 की गई थी। और नाथ साहित्य में जो करा है वो किसने प्रवर्तक माने गए, गोरखनाथ माने गए हैं। और आपकी 8-7 किताब में गोरखनाथ के बारे में पूरी टिप्पणी भी दे रखी है, बहुत अच्छे से समझा रखा है। तो गोरखनाथ हम लोग यही पढ़ना था, इतना ही पढ़ना है बेसिक इसका। गोरखनाथ गुरु कौन थे, मसत्य। हाँ, पूछता कि नाथ जो है ना, नाथ, उनकी संख्या कितनी बताई गई है, नाथों की। नाथ मतलब जो जैसे वहां पर मुनि थे, उसी तरह कवि थे, सरहप्पा कवि थे, 84 लोग थे वो लोग, और ये लोग कितने थे, 9। तो संख्या अगर पूछता है कि नाथों की संख्या कितनी बताई गई है, नाथों की संख्या, ठीक है, बैलों वाली नाथ नहीं, सही है, ठीक है। ये नाथ मतलब जो वहां पर प्रवर्तक होते हैं, ठीक है, जैसे अष्टछाप थे सूरदास के, वैसे ही यहां पर क्या है, नाथ हैं। तो नाथों की संख्या आपसे पूछ सकता है कि कितनी है, तो आप कितनी बताओगे, 9 है। कितनी बताई गई है, 9। अब बात करते हैं हम लोग रासो साहित्य की। तो रासो साहित्य के रचयिता कौन माने जाते हैं, तो वीर गाथा परख माने गए हैं, वीर गाथा परख माने गए। कौन माने गए, वीर गाथा
परख जो माने गए हैं वो क्या माने गए हैं, रासो साहित्य के माने। अभी हम रासो साहित्य लिखवाएंगे आपके कौन कौन से रासो साहित्य होते हैं। तो यहाँ पर रखना रचयिता कौन है, तो वीर गाथा परख है, ध्यान रखना। प्रसिद्ध ग्रंथ पूछता है कि रासो साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है, तो आप किसे बताओगे, पृथ्वीराज रासो। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, किस लिखा था ये, चंद्रवरदाई ने लिखा था। पृथ्वीराज के बारे में पूरी बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दे रखी है इस बारे में, ठीक है। और ये पूछा जाए आदिकाल का सबसे महाकाव्य कौन है, तो आदिकाल का विशालकाय जो काव्य है वो कौन है आपका, पृथ्वीराज रासो। आदिकाल का विशालकाय पूछे चाहे महाकाव्य पूछे, रासो साहित्य का चाहे महाकाव्य पूछे, आप किसको बताएंगे, पृथ्वीराज रासो। रचयिता चंद्रवरदाई। आदिकाल की अगर हम लोग बात करें, किसकी बात करें, आदिकाल में विशालकाय की। अब देखो इसमें पूछता है कि पृथ्वीराज रासो जो है उसमें क्या क्या है। जैसे रामायण हमारी लिखी गई, तो रामायण में कितने कांड थे, 7 कांड थे। कितने थे, 7 कांड थे, ठीक है। महाभारत लिखी गई, उसमें सर्ग थे, तो कितने सर्ग थे, 18 सर्ग थे। लेकिन आप देखिए यहाँ पृथ्वीराज रासो भी किस में लिखा गया था, सर्ग में लिखा गया था। और कितने सर्ग हैं, 68 सर्ग हैं। तो सोचिए ये महाभारत से भी ज्यादा बड़ा होगा, क्या होगा, महाभारत से भी ज्यादा बड़ा होगा। तो ध्यान रखना सर्ग कितने हो गए, 68, ठीक है। 2 चीजें ध्यान रखना, पृथ्वीराज रासो जो है वो साहित्य, रासो साहित्य का क्या है, महाकाव्य है। क्या है ये, महाकाव्य है। और आदिकाल का विशालकाय महाकाव्य कौन है, पृथ्वीराज रासो, जिसमें कितने सर्ग बताए गए हैं, 68। ये पूछता है कि किस भाषा में लिखी गई, तो ध्यान रखना राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखी गई थी। कौन कौन, पृथ्वीराज रासो। कौन, पृथ्वीराज रासो। इसके अंदर गुण कौन था, तो आपको ओज गुण और मौद क्या नाम, माधुरी था। 2 थे गुण इसमें। कौन से गुण रखे गए थे, माधुर्य था और ओज था। किसमें था, पृथ्वीराज रासो में। बहुत ध्यान रखना। देखिए और हम बात करते हैं ये रासो में, तो रासो में ध्यान रखना बौद्ध एवं जैन धर्म, बौद्ध एवं जैन धर्म साहित्य, लौकिक साहित्य, और ये डिंगल भाषा में लिखा गया था लौकिक साहित्य। ये सब लिखे गए थे किस टाइम पे लिखे गए थे, तो आप बता देंगे ये लिखे गए थे आदिकाल के समय में। अगर पूछता है वैसे करके तो आप कितना बताओगे, ये आदिकाल के समय में लिखे जाने वाले थे, ध्यान रखना। तो अगर आपको इनमें से आ जाए कि आदिकाल में क्या लिखे, तो बौद्ध के जितने भी ग्रंथ थे और जैन धर्म के जितने भी ग्रंथ थे, ठीक है, लौकिक साहित्य जो था, ये सब लिखे गए थे किसमें, आदिकाल के टाइम पे। जब हमारी हिंदी का क्या हुआ था, प्रारंभ हो रहा था, उस टाइम पर ये आराम से लिख रहे थे। तो ध्यान रखना, पूछ लेता कभी कभी कि आदिकाल में से निम्न में से किस धर्म के धर्म ग्रंथ लिखे गए थे, किस धर्म के धर्म ग्रंथ, तो बौद्ध और जैन। बौद्ध जैन आसपास ही आया हुआ है। लौकिक साहित्य ये भी उसी टाइम लिखा गया था। और लौकिक साहित्य की अगर भाषा पूछता है कि लौकिक साहित्य किस भाषा में लिखा गया था, तो आप भाषा बताएंगे कौन सी, डिंगल भाषा में लिखा गया था। किसमें, डिंगल भाषा में। तो आपको तीनों आदिकाल के साहित्यकालीन समझ में आ गए होंगे। पहला कौन सा था आपका, तो सिद्धि साहित्य था, जिसमें कितने थे, 84 थे सिद्धि। उसमें पहले सिद्धि माने गए थे कौन, सरप्पा, और वही हिंदी के पहले कवि भी माने जाते हैं। और उनकी रचना का नाम क्या है, तो आप बताएंगे धोवा कोश था, बताया होगा हमने। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं नाथ साहित्य की। तो नाथों की अगर संख्या पूछेगा तो कितनी बताओगे आप, 9 बता दोगे। प्रवर्तक कौन माने गए, गोरखनाथ। और गोरखनाथ किसके शिष्य थे, मत्स्यनाथ के थे। किसके थे, बहुत बड़े आंसर, किनके थे, मत्स्यनाथ के। ध्यान रखना आ चुका है। ये जाति फाति को नहीं मानते थे, ध्यान रखना। हठ योग का जो बल दिया था, पूछेगा हठ योग पर सबसे बल किसने दिया था, तो आप किसे बताओगे, नाथ साहित्य में। रासो साहित्य की अगर हम बात करें तो रचयिता वीर गाथा परख थे। प्रसिद्ध काव्य इसका कौन सा था, पृथ्वीराज रासो था, जिसकी रचना किसने की थी, चंद्रवरदाई ने की थी। आदिकाल का विशालकाय महाकाव्य पूछा गया, कौन था आपका, पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो कौन से कितने सर्ग में लिखा गया था, तो आप होगे 68 थे। कितने सर्ग थे, 68 थे, ठीक है। कौन सी भाषा में, तो राजस्थानी और ब्रज भाषा उन्होंने सम्मिलित कर रखी थी, ठीक है ना। और कौन से गुण थे, तो ओज और माधुर्य थे। कौन थे, ओज और माधुर्य। यहां तक आपको बात में समझ में आ गई होगी। अभी बस हम स्टार्ट करने वाले, अगले हम लोग बात करेंगे किसकी, रासो साहित्य कौन कौन से लिखे गए थे और उनके प्रवर्तक कौन से हैं, इसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात हम लोग करते हैं रासो परंपरा के प्रमुख रचनाकार कौन कौन थे। जो रासो हमने अभी आपको पढ़ाया था उसके प्रमुख, यानी कि जो रासो जिन लोगों ने लिखी है ना, जिनने रचनाएं करी हैं रासो की, ठीक है, तो उनकी हम लोग बात कर लेते हैं। और इंपॉर्टेंट रहता है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पृथ्वी रासो की। किसकी बात करेंगे, पृथ्वी रासो किसने लिखी थी, बता चुके हम लोग किसने लिखी थी, चंद्रवरदाई। और यही जो पृथ्वी रासो थी ना, यही आदिकाल का क्या है, बोलो, आदिकाल का क्या है, विशालकाय। कौन, विशालकाय ग्रंथ है। और विशालकाय क्या है, महाकाव्य है। और अगर रासो परिवार का पूछेगा या रासो परंपरा का पूछेगा तब भी ये क्या है, महाकाव्य है। कौन है ये, महाकाव्य। तो रासो का पूछेगा कि रासो साहित्य,
देखो आपको याद हो जाएंगे सारे ये। रासो साहित्य की अगर बात करेगा तो महाकाव्य कौन है आपका, तो महाकाव्य आप बता देंगे किसकी हो, पृथ्वीराज रासो। इसमें पृथ्वीराज के बारे में क्या बताया गया, पूरी रचना लिखी। चंद्रवरदाई जो थे उनके वो क्या थे, दरबारी कवि थे। कौन थे, दरबारी कवि थे, उन्होंने ये लिखा था। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आगे बात करते हैं। तो परमाल रासो किसने लिखा है, पूछेगा परमाल रासो किसने लिखा है, तो आप बताएंगे किसने लिखा है, जगनिक लिखना है। किसने लिखा है, जगनिक ने, ठीक है। संदेश रासो अगर पूछेगा किसने लिखा है, संदेश रासो, तो अब्दुल रहमान ने लिखा है। ये दोनों एक ही लिख गए हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना अब्दुल रहमान ने क्या लिखा है आपका, संदेश रासो। अब्दुल ने रहम जो मांगा है रहमान से, मतलब भगवान से मांगा, क्या मांगा है, एक संदेश भेजा है। क्या भेजा है, संदेश, ठीक है। किसने भेजा है वो, अब्दुल ने रहमान, अब्दुल मतलब भगवान, अब्दुल ने भगवान से क्या मांगा है, संदेश भेजा है, ठीक है। और उसको क्या मिल गया है, रहमान मिल गया, मतलब रहम मिल गया है, ठीक है। धर ऐसे कर थोड़ा सा जोड़ लिया करें। खुमार रासो की अगर बात करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पूछता है कि खुमार रासो किसने लिखी है। रासो, ये रासो परिवार की रचनाएं हैं सारी, इसलिए इसमें रासो जुड़ा हुआ है सभी में, ठीक है, ध्यान रखना। तो दलपति विजय ने लिखी है। किसने लिखी है, दलपति। खुमार रासो किसने लिखी है, तो आप बताएंगे दलपति विजय ने लिखी है, ध्यान रखना। भीसल देव रासो अगर पूछेगा, क्या पूछेगा, भीसल देव रासो किसने लिखी है, तो भीसल देव रासो लिखी है किसने, नरपति नल्हा ने। किसने लिखी है, नरपति नल्हा ने, ठीक है। हमीर रासो, क्या पूछेगा आपसे कि हमीर रासो किसने लिखी है, तो हमीर रासो आप किससे बता देंगे, बोलो, सरंगधर। किसने बता देंगे, सारंगधर, ठीक है, ध्यान रखना। विजयपाल रासो पूछेगा, क्या पूछेगा, विजयपाल रासो, तो विजयपाल रासो किसने लिखी है, नलसिंह भाट ने लिखी है। किसने लिखी है, नलसिंह भाट ने। श्रवणकाचार रासो किसने लिखी है, तो आप बता देंगे किसने लिखी है, ये देवसेन ने लिखी है। किसने लिखी है, देवसेन ने। ये सब रासो परिवार की क्या हैं, रचनाएं हैं। उसमें पहली रचना जो बताई गई है वो कौन बताई गई है, पृथ्वीराज रासो। ये रासो परिवार के हैं सारे, इसलिए रासो जुड़ा हुआ है इनके साथ। तो किन की है, ये चंद्रवरदाई की है। आपकी परमाल रासो पूछेगा तो आप किससे बता दोगे, जगनिक बता दोगे। किसने लिखी है, जगनिक ने बताई है। संदेश रासो अगर पूछेगा तो रहमान ने लिखी है, अब्दुल रहमान ने। खुमार रासो पूछेगा, दलपति विजय ने लिखी है। भीसल देव रासो पूछेगा तो किसने लिखी है, नलपति नाला ने लिखी है। हमीर रासो किसने लिखी है, सारंगधर ने लिखी है। विजयपाल रासो किसने लिखी है, तो नल सिंह भाट ने लिखी है, ठीक है। और श्रवणकाचार रासो किसने लिखी है, आपने देवसेन ने लिखी है। किसने लिखी है, देवसेन ने। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। अब हम लोग बात करते हैं कि उपदेश रसायन रास किसने लिखी है, उपदेश रसायन रास, ठीक है। तो ये लिखी किसने, जिनदत्त सूरी ने। किसने लिखी है, जिनदत्त सूरी ने लिखी है, ठीक है, ध्यान रखना। ये किसने लिखी है, जिनदत्त सूरी ने। स्तुल भद्र रासो किसने लिखी है, तो ये किसने लिखी है, जिन धर्म सूरी ने लिखी है। किसने लिखी है, जिन धर्म। दोनों एक जैसे लग रहे हैं आपको। स्तुलभद्र जो थे वो आपके बौद्ध धर्म के अनुयायी माने गए हैं, स्तुलभद्र और बाहुभद्र थे जो थे, ठीक है, उन्हीं में। तो ध्यान रखना जिन और धर्म सूरी ने लिखी थी, ध्यान रखना। भातेश्वर बाहुबली रास किसने लिखी है, बाहुबली, लग रहा मूवी यहीं से बनाई गई थी बाहुबली, ठीक है। देखो बाहुबली है ना, तो रास यहीं से उठा लिया होगा एक कहानी, तो यहाँ पे ध्यान रखना। तो भारतेश्वर बाहुबली किसने लिखी है, तो आप किसने बताएंगे, शालिभद्र सूरी ने लिखी थी। किसने लिखी, शालिभद्र सूरी ने। ये आपकी रचनाएं हैं किसकी, रासो परिवार की हैं, सब ध्यान रखना। ये रासो भी कह सकते हैं कि रासो रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, रेवतीगिरी रास किसने लिखी है, तो आप बताएंगे विजय सेन ने लिखी है। किसने लिखी है, विजय सेन ने। नेमिनाथ रास किसने लिखी है, तो आप किससे बताओगे, सुमित्र गार्णी ने लिखी है, ठीक है। पदावली किसने लिखी है अगर पूछेगा तो विद्यावती ने। पदावली तो बहुत, पदावली रासो भी है, पदावली उनकी रचना भी है, दोनों है इनकी, ध्यान रखना। तो ये किसने लिखी है, आपकी विद्यापति ने लिखी है। जयमयंक जस चंद्रिका पूछा गई क्वेश्चन है, ये एक बार आ चुका है आपका, ध्यान रखना। जयमयंक जस चंद्रिका ये रासो है, किसने लिखी है, तो आप कहोगे मधुकर ने लिखी है। किसने लिखी है, मधुकर ने। जयचंद्र प्रकाश किसने लिखी है, तो किसने लिखी है, भट्ट केदारनाथ ने लिखी है। किसने लिखी है, केदारनाथ ने। तो यहाँ तक ये सब क्या है, रासो परिवार की रचनाएं हैं। किसकी हैं, रासो परिवार की रचनाएं हैं, आपको ये ध्यान रखना है। हम लोग बात करते हैं एक बार रिवीजन की। तो पृथ्वीराज रासो बताओ किसने लिखी है, चंद्रवरदाई ने लिखी है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है, चंद्रवरदाई ने। परमाल रासो जगनिक ने लिखी है। परिवार जो आपका परमाल रासो किसने लिखी है, जगनिक ने। संदेश रासो अब्दुल रहमान ने लिखी है। संदेश रासो किसने लिखी है, अब्दुल रहमान ने। खुमार रासो किसने लिखी है, दलपत नाला ने लिखी है, सॉरी दलपत विजय ने लिखी है। विशल देव रासो किसने लिखी है, नलपति नाला ने लिखी है, नलपति नाला ने, ठीक है। हमीर रासो किसने लिखी है, तो सारंगधर ने लिखी है, ठीक है। विजयपाल रासो किसने लिखी है, तो नल सिंह भाट ने लिखी है। श्रवणचार रासो किसने लिखी है, तो देवसेन ने लिखी है, ठीक है। उपदेश रसायन रास किसने लिखी है, तो जिन दत्त सूरी ने लिखी है। और अगर स्तुलभद्र रास पूछेगा तो जिन धर्म सूरी ने लिखी है। भातेश्वर बाहुबली रास किसने लिखी है, तो शालिभद्र सूरी ने लिखी है।
रेवंतगिरी रास जो लिखी है वो किस लिखी? विजय सेन ने लिखी है। नेमिनाथ रास किसने लिखी है? तो सुमित्र गार्णी ने लिखी है। और पदावली किसने लिखी है? तो विद्यापति। पदावली संबंधित कौन रहेंगे? विद्यापति रहेंगे, ठीक है। जयमंक जस चंद्रिका किसने लिखी है? तो आप बताएंगे मधुकर ने लिखी है। और जयचंद्र प्रकाश किसने लिखी है? तो भट्ट केदार ने लिखी है, ठीक है। तो ये आपकी क्या है? रासो हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट पर अपने नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम लोग बात करेंगे कि किन व्यक्तियों ने हिंदी के साहित्य के लिए पहले कवि किसको बताया है, ठीक है। पहला कवि किसको बताया है। तो अगले पार्ट्स में हम लोग मिलेंगे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, नॉलेज पसंद आए, एसआई, सुपर टेट और जूनियर असिस्टेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो रहते हैं जो साहित्य में पूछे जाते हैं, और नेक्स्ट हम पार्ट्स लाते रहेंगे इसके लिए। और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे आपको हर वीडियो हमारा मिलता रहे, ठीक है। आज के लिए हम इतना रखेंगे, धन्यवाद। नेक्स्ट मिलेंगे हिंदी के प्रथम कवि किसने किसको कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है, तो जरूर देखें ध्यान से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।